नमस्कार, आप सभी का खास मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आशीर्वाद सिटी, द प्राइड ऑफ ब्यावर। अपनत्व के माहौल में अपने घर के सपने को कीजिए साकार और जुड़िए आशीर्वाद सिटी के साथ। वाजिब दामों पर बेहतरीन फ्लैट की सुविधा उपलब्ध है। खास मुलाकात कार्यक्रम में सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप सभी ने खास मुलाकात की हर कड़ी को बहुत सराहा है। और खास मुलाकात कार्यक्रम के प्रथम चरण की अंतिम कड़ी में आज हम आपके बीच में एक ऐसा चेहरा लेकर आए हैं जिसने कार से लेकर सरकार तक रिकॉर्ड तोड़ सफर तय किया। लगातार 2 बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान से ब्यावर के विधायक बने। वो शख्सियत परिचय की मोहताज नहीं है, जाना पहचाना नाम है शंकर सिंह रावत। सबसे पहले विधायक शंकर सिंह रावत, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो विधायक रावत से सवालों का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले जान लेते हैं उनका जीवन परिचय। खास मुलाकात कार्यक्रम में आपको रूबरू करवा रहे हैं ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत से, जिनका जन्म 5 जनवरी 1955 को जवाजा ग्राम पंचायत के हिम्मतपुरा गांव में एक किसान परिवार में हुआ। रावत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा किशनपुरा और दुर्गाबास गांव में पूर्ण की। गरीबी और मुश्किलों के दौर से गुजर रहे रावत ने हालातों से लड़ने के लिए 1 अगस्त 1978 को दुबई के लिए उड़ान भरी। करीब 8 साल तक दुबई में मशीन ऑपरेटर और कार चालक बनकर अपनी आजीविका चलाने वाले शंकर सिंह रावत ने दुबई के मस्कट ओमान में संघर्षमय जीवन व्यतीत किया। कार चलाने का शौकीन ये शख्स पहियों की रफ्तार के साथ स्टीयरिंग पर हाथ रख हवाओं से बतियाता हुआ रेसिंग जैसी प्रतियोगिताओं के दंगल तक जा पहुंचा। DODASSAL कंपनी द्वारा आयोजित कार रेसिंग में शंकर ने सभी को पछाड़ गोल्ड मेडल हासिल कर भारत का नाम रोशन किया। गाँव में बचपन की यादें और अकेले पल ने रावत को पुनः भारत आने पर मजबूर किया। यही कारण रहा कि शंकर सिंह रावत 1986 में पुनः अपने गांव लौट गए। पिछड़ते गांव की तकलीफ रावत को राजनीतिक गलियारों में ले आई। 1 जून 1988 को रावत ने अपना पहला कदम राजनीति में रखा और किशनपुरा ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़कर जीत हासिल की। सरपंच की जीत शंकर सिंह रावत के लिए जिम्मेदारियों का ताज लेकर आई। सन 1991 में रावत को दुर्गाबास रावत राजपूत महासभा का अध्यक्ष बनाया गया। समाज गतिविधियों में तत्पर रहे शंकर सिंह रावत को उपाध्यक्ष और महामंत्री जैसे पदों की जिम्मेदारियां भी मिली। सन 1992 में शंकर सिंह रावत जवाजा भाजपा मंडल अध्यक्ष बन गए। सन 1994 में रावत को प्रधान जैसे महत्वपूर्ण पद का ताज भी पहनाया गया। जन जन में चर्चित हुए शंकर का मेहनत के दम पर राजनीतिक सितारा चमकने लगा और भाजपा आलाकमान के भरोसे पर शंकर सिंह रावत को 2008 के ब्यावर विधानसभा चुनाव में विधायक का दावेदार बनाया गया। रावत ने सभी के भरोसे को जिंदा रखा और रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर राजनीति के अखाड़े में तहलका मचा दिया। विपक्ष में रहकर शंकर सिंह रावत ने कांग्रेस की नाक में दम भरते हुए जल जिले पर जमकर हल्ला बोला और धरना, अनशन, हवन यज्ञ, पैदल यात्राएं कर सत्ता को झुकने पर मजबूर किया। जिला कमेटी और जल के आश्वासन के बाद भी शंकर ने अपना तांडव जारी रखा और अपने कार्यकाल में जनता के दिलों को जीतने में कामयाब रहे। एक बार फिर आलाकमान के भरोसे पर खरा उतरे विधायक शंकर सिंह रावत ने 2013 विधानसभा चुनाव में विधायक बनकर आलोचकों को करारा जवाब दिया। दूसरी बार रिकॉर्ड जीत के बाद विधायक शंकर सिंह रावत ने इस बार ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करते हुए कई गांवों में अपना वर्चस्व कायम किया, लेकिन करीब रहने वाले कुछ नेताओं की आलोचना रावत के लिए विरोधी स्वर ले उठी। यही कारण रहा कि बीते कुछ सालों में रावत का उनके ही समुदाय के लोगों द्वारा विरोध किया जाने लगा। पक्षपात, रिश्वत प्रकरण, द्वेषता सहित कई अन्य मुद्दों पर रावत को घेरने का प्रयास किया गया। वर्तमान में रावत आलाकमान की नजर में एक चर्चित और रिकॉर्ड तोड़ मतों की जीत के साथ चमकता चेहरा है, लेकिन विधानसभा की समस्याओं और उनके दायित्वों को लेकर विधायक क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। तो ये था विधायक शंकर सिंह रावत का संघर्षमय जीवन परिचय आपने देखा। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं विधायक रावत साहब से। विधायक जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आप 2 बार विधानसभा पहुंचे, जी सर, एक बार फिर आप प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। जी सर। सवाल उठता है कि आपको टिकट क्यों मिले? देखिए साहब, ये भारतीय जनता पार्टी का हम शुक्रगुजार हैं कि राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी के हम सदस्य हैं जी। और इसमें जो कार्यकर्ता पार्टी मेहनत करता है, अच्छा काम करते हैं, पार्टी उनको निश्चित मौका देती है और इसी के अनुरूप मुझे भी जो टिकट दिया है, इस कारण से मैं भी जीता हूँ। जी। एक दुबई में कार चलाने वाला, ट्रेलर चलाने वाला एक संघर्षशील युवा जी आज ब्यावर का विधायक है। इसे आप अपनी कामयाबी मानते हैं या अपना भाग्य?
देखो ये इसमें दोनों ही चीज़ साथ में है जी कि निश्चित तौर के ऊपर कामयाबी अपने आप में कला का प्रदर्शन करके या अपनी एक कुशलता का परिचय देते हुए जी उसमें दोनों साथ में चलता है। जी दोनों की उपलब्धि मानता हूँ मैं, जी बिल्कुल और भाग्य भी होता है। जी हर आदमी चाहते हुए भी वहाँ पहुँच नहीं पाता है। जी। दोनों बात। विधायक साहब, आप 10 साल विधायक रहे हैं। आपके इस विधायक के कार्यकाल में ऐसी कोई खास 5 उपलब्धियां जो ब्यावर विधानसभा को गौरवान्वित महसूस करवाए? देखिए साहब, 5 उपलब्धियाँ तो काफ़ी से हैं, जी। लेकिन मुख्य रूप से मोटे रूप से जिस दिन मैं विधायक जीता और उसी दिन मैंने एक मन में सपना लिया था जी कि शहर की माताएं बहनें जो बिसरपुर के पानी से नल खोल करके अपना खाना बनाती है, और मेरा एक सपना था जी कि गांव की भी माताएं बहनें बोट में उतनी ताकत होती है जितनी शहर की माताएं बहनें की ताकत होती है। उसी के अनुरूप उनको भी बिसलपुर का पानी गांव में घर बैठे उनको कैसे मिले, ये मेरा एक सपना था। और निश्चित तौर के ऊपर आप सबके और ब्यावर की जनता के आशीर्वाद से उसमें 250 करोड़ की योजना पास करवाई, और आज वो काम निश्चित तौर पर आधे ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण को पानी मिल चुका है और आधों के ऊपर प्रगति रहता है, वो कार्य लाइन चालू है जी। और उपलब्धियों में? और दूसरा निश्चित तौर के ऊपर जिस प्रकार का ब्यावर के शहर के लिए गौरव पथ 6 लेन का मैं दूसरा शहर में देखता हूँ, यहाँ भी मुझे लगा कि इसको भी 6 लेन के ऊपर गौरव पथ बने। सतपुलिया जो है ये चौड़ा हो, उसके ऊपर भी 6 करोड़ रुपए पास हुए हैं जी। और जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी अच्छा मेगा हाईवे के रूप में रोड हो, ये अजगराबाद के स्थान से जैसे कोरड़ा तक मेगा हाईवे बन चुका है, और कोरड़ा से देवादा चौराहे तक और जस्साखेड़ा से दुधालेश्वर महादेव तक जो पर्यटन स्थल के रूप में ही एक जाना जाता है, ऐसी जगहों पर वो रोड पहुँचे मेगा हाईवे के रूप में, जो अभी 3.5 मीटर का रोड बना हुआ है और उसको 7 मीटर की चौड़ाईकरण के होकर के वाहन पहले कम थे, अभी वाहन बहुत अच्छा ज़्यादा हो गया है। तो निश्चित वो रोड आने जाने वालों की सुविधा मतलब दिक्कत नहीं हो और उनकी सुविधा अच्छी रहे, उसके रूप वो रोड पास करवाने के लिए भी हमने पास करवा दिया है। बजट उसके ऊपर नहीं हुआ, उसको भी हम पास करवाने के लिए हमारे लास्ट तक हमारा उसमें प्रयास जारी है। रोड स्वीकृत है और हर दृष्टि से डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुका था, बजट मिलना उसका सहज था, निश्चित वो भी काम पास होगा। ये आप अपनी उपलब्धियां मानते हैं। विधायक साहब, जब कांग्रेस सत्ता में रही तो जल जिले के नाम पर ऐसे यही उपलब्धियां नहीं है, रोडों के मामले में हम गिनाने लगेंगे तो आपका बहुत समय लग जाएगा। जिस प्रकार दुधालेश्वर के लिए जो पर्यटन स्थल है 2.5 करोड़ की रोड हमने 7 किलोमीटर टोटल रोड है और उसके ऊपर 2.5 करोड़ रुपए अभी वो डामरीकरण पूरा करवा दिया है, जिसके लिए जाने के लिए दुधालेश्वर जाने के लिए 50 किलोमीटर का चक्कर लगाकर फिर जाना पड़ता था, अभी सिर्फ 7 किलोमीटर में टाटगढ़ से डायरेक्ट। बिल्कुल, आज़ादी के बाद पहली बार वहाँ पर सड़क बनी है, ये एक बहुत खास उपलब्धि है, बहुत बड़ी। और वन विभाग था, कुछ भी नहीं था, साइकिल नहीं ले जा सकता था आदमी, आज पूरी गाड़ी साथ में वहाँ पेट्रोल पहुँचते हैं और सिर्फ 7 किलोमीटर में। और दूसरी बारी जो कातर घाटी की रोड दुधालेश्वर जाती है वो बाया बराकन होकर के नेगड़िया होकर के पहुँचती है, वो रोड भी नहीं, उसके ऊपर भी 2.5 करोड़ रुपए पास हो गए हैं और वो भी रोड प्रकृति पर है। विधायक साहब, कई रोडों की उपलब्धियां हैं। जी, ये आपकी बहुत उपलब्धियां हैं जो जनता भी जानती है। बिल्कुल जी सर। आपके पहले कार्यकाल में ब्यावर शहर के लिए सीवरेज की 140 करोड़ की योजना है, अनेकों योजनाएं जो उपलब्धियां में देखा जाए तो राजस्थान के इतिहास में इतनी राशि का 2637 करोड़ की योजना है जो इस कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में पूरी होने जा रही है, और ये हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं। राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी की तरफ से ये बहुत बड़ा ब्यावर के लिए तोहफा है। जी, प्रदेश में और केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो जल जिले पर बड़ा तहलका मचाया आपने, लेकिन शंकर का वो तांडव अब नजर नहीं आता है, ऐसा क्यों? देखिए, ये अपना संघर्ष करने का और जो एक तरीका होता है, निश्चित तौर के ऊपर मैं विपक्ष में था और उस टाइम में विपक्ष का रोल का जो अदा होना चाहिए निश्चित तौर के ऊपर बेखूबी आपके सबके जनता के सहयोग से हमने पूरी तरह से उसको भरपूर तांडव के रूप में और अच्छी मांग के रूप में हमने उस बात को उठाई है। और अभी नहीं आने का कारण ये सत्ता का परिवर्तन, सत्ता में होना। जो व्यक्ति सत्ता में होता है सत्ता के खिलाफ कभी जा नहीं सकता है। जिस परिवार में जन्म लेता है
वो उसके माता और पिता के खिलाफ में कभी एक शब्द बोल नहीं सकता है, कभी सुन नहीं सकता है। वो स्थिति हमारी रहती है। और मांग करने का, बेटा भी अपने बाप से मांग करता है, माँ से खाता है, नहीं भूख लगी खाना खिलाना पड़ेगा आपको, निश्चित मांग कर सकता है, माता खाना खिलाती है। पिताजी से कोई मांग होती है, निश्चित पूरी करवाते हैं, बच्चा जिद करता है। तो वो बात करने का तरीका एक अलग होता है। और विपक्ष में रहते हुए किसी दूसरे परिवार के साथ में भिड़ना है, किसी विपक्षी से मिलना है, तो वो एक अलग तरीका होता है। इसलिए सत्ता में और उसमें जो अंतर सिर्फ इतना है। तो लेकिन आपका मन तो कचोटता होगा, क्योंकि एक मन वो का वही है, जिस प्रकार बच्चे माँ बाप के साथ में जो आक्रोश होकर के अपनी बात घर में ही कहते हैं, लेकिन पड़ोसी के साथ में नहीं। साहब, जल जिले की राजनीति जग जाहिर है, ब्यावर शहर जिला नहीं बन पाया, इसके पीछे आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए देखिए, ये काम सारा सरकार का काम होता है जी। और सरकार ही इस चीज़ को मानती है। और हमारी मांग निश्चित तौर के ऊपर, मुझे इस बात की खुशी है कि ब्यावर की जनता ने मुझे जितना इस कार्य के लिए सहयोग दिया और अपनी भावनाएं व्यक्त की, मैं बहुत उनका ऋणी हूँ। और उन्होंने जिस प्रकार, लेकिन उस बात को हम जिस जगह पर पहुंचाना है, उस हर जगह पर दोनों ही सरकार के टाइम में, पक्ष में विपक्ष में था तभी भी और अभी पक्ष के टाइम में भी, मैंने कम तजुर्बे के साथ में नहीं पहुंचाया। और नहीं होने का कारण तो देखिए, ये सरकार की प्रक्रिया है। राजस्थान में मैं इतना जानता हूं कि सर्वे में हर तरफ से रिपोर्टों की तरफ ब्यावर का नाम सबसे एक नंबर पर पहुंच चुका है। यानी अब और जो हमारी तो पहले ब्यावर को बनाने की प्राथमिकता रहेगी, मतलब आपका राजस्थान में एक भी जिला कभी बनेगा तो ब्यावर उसके अंदर पहला बनेगा। ये हमारी सरकार की टाइम में नहीं, कोई भी सरकार हो। अभी तो राजस्थान में भाजपा की सरकार, वसुंधरा जी भारी बहुमत के साथ में जीतेगी, लेकिन जब भी पहले भी अगर होता तो निश्चित तौर के ऊपर एक नंबर ब्यावर ही था जी। और आज भी ब्यावर एक नंबर पर है। जो ये सरकार की प्रक्रिया होती है, सरकार के साथ में होता है, निश्चित वो नहीं। जैसे वादे किए गए कि कड़ी से कड़ी जोड़ दीजिए, केंद्र तक भाजपा को लाने का जो आपका एक उम्मीद थी, वो जनता ने पूरी उम्मीद भी की। यहाँ से विधानसभा से लेकर केंद्र तक भाजपा को बैठा दिया, लेकिन उसके बाद में उम्मीद पूरी नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं जनता देखिए तो उसमें सरकार जो आती है, वो सरकार अपना पूरा लक्ष्य लेकर के और बजट को अलग अलग कौन से योजनाओं के ऊपर कितना बजट खर्च करना है जी, और कौन कौन सी अपनी प्राथमिकताएं तय करती है सरकार जी। उसमें जिला की प्राथमिकता उन्होंने तय नहीं की है। शिक्षा के ऊपर क्या कार्य करना है, शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है। जैसे पिछली सरकार की टाइम में हमारे पहली से 8वीं तक के बच्चों को किसी को फेल करने की योजना ही नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, पढ़ाई कैसी होती है अब सबसे छुपी हुई नहीं है, क्योंकि वहाँ टीचर भी सारे नहीं पहुँच पाते थे, तो कैसे पढ़ाई होती थी। उसको हमारी सरकार ने निश्चित तौर के ऊपर सुधार का काम किया है। और जैसे ही हमारी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, और सर गांव और बच्चे के अंदर पढ़ाई हो और जो कमज़ोर बच्चा है तुरंत फेल हो, सारी प्रक्रियाएं निश्चित तौर के ऊपर बच्चों को भी पढ़ाई करने का मन बन गया। नहीं तो उस टाइम में चलो ठीक है, माँ बाप घर से बच्चों को रवाना करते और कभी कभार वो उनके गुरुजी मिल जाते तो बच्चे के माँ बाप उनको पूछते, नमस्ते मार साहब के नमस्ते, हमारा बच्चा की स्थिति क्या है थोड़ी वो तो बता दो जी। तो वो कहते नहीं नहीं माता जी आप चिंता मत करिए, जब तक मैं इस स्कूल में हूँ आपका बच्चा की गारंटी है कभी फेल नहीं होने दूंगा। अरे साहब ऐसा मार साहब की तो हमें ज़रूरत है, आपकी बदली नहीं होनी चाहिए, आप यही रहना चाहिए। मार साहब भी खुश और बच्चे भी खुश, पढ़ाई से कोई तकलीफ नहीं, और माँ बाप को पता नहीं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या क्या कर रहा है। 8वीं तक तो उनकी मेहरबानी से पास हो जाते, लेकिन 10वीं क्लास कौन पास करवाएगा बोर्ड में जी, ये उनको चिंता सताती रहती थी। बिल्कुल विधायक साहब, आज हमारी सरकार ने इस काम को बहुत आगे लिया। एजुकेशन फील्ड में आपके बता रहे हैं, बिल्कुल मैं जल पे अनेकों जगहों पर उस योजनाओं में, जिससे स्वास्थ्य के ऊपर भी है जी, जो प्रकार की कुछ एक दवाइयाँ दे करके पिछली सरकार की टाइम में ये जो अपने अतिश्री कर ली थी, आज हमारी सरकार में जो 3-3 लाख तक के उसके बीमारियों के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसके लिए सरकार उसको भामाशाह कार्ड के तहत, स्वास्थ्य बीमा कार्ड के तहत उस योजनाओं में उनका लाभ मिल रहा है गरीब को। ये योजनाओं में जो उस योजनाओं में बजट खर्च हो जाता है, उस योजनाओं में जिले का नाम, कहीं जिले की योजना के ऊपर खर्च का ध्यान नहीं दिया है और उसमें बजट अलग से आवंटन नहीं किया था। निश्चित तौर के ऊपर जिले के ऊपर भी जब भी बनेगा, इस बात की हमें गारंटी है कि निश्चित ब्यावर जिला बनेगा, सबसे पहले ब्यावर बनेगा। चलिए बिल्कुल, ये अच्छी बात बताइए आपने। मैं जल पे वापस आना चाहूँगा। जल का आंदोलन आपने बहुत किया, जमकर हल्ला बोला जल के ऊपर। ब्यावर को 26 MLD पानी की आवश्यकता है, फिलहाल वर्तमान में 21 MLD पानी मिल रहा है। गाँवों में आपकी बिसलपुर योजना के अंतर्गत 13.5 MLD गाँवों को पानी चाहिए, लेकिन
शहर और गांव में पानी आएगा कैसे? देखिए, ये जब तक पानी की बिशनपुर योजना का जो है, और इसमें भी हमारी सरकार ने अभी आगे से भी उसका चंबल का पानी भी लेने की योजना चल रही है, और हमारी सरकार वो भी चिंता कर रही है कि निश्चित तौर के ऊपर गंगा और यमुना का पानी भी जो है ये पानी आए, जिस प्रकार हमारी सरकार अभी कर रही है प्रयास उसके अंदर, तो निश्चित तौर के ऊपर पीने का पानी जहाँ से भी उपलब्ध होगा, ब्यावर के हर गांव और ढाणी को वहाँ से उपलब्ध होगा। लेकिन विधायक साहब, पंपिंग आज स्टेशन जो बने बिशनपुर से हुए हो रहा हैं, है, पंपिंग स्टेशन जो बने हुए हैं, जैसे उनकी जो क्षमता है वो उसके मुताबिक नहीं है जितनी एमएलडी ब्यावर का आवश्यकता है, तो वो कैसे पहुंचाया जाएगा गांव तक? वो निश्चित एक तौर के परियोजना ऊपर ये नहीं। सरकार का लुकआउट होता है। आज की तारीख में जो पंप और लगे हुए हैं, जो लाइन लगी हुई है, वो लाइन ब्यावर क्षेत्र के लिए उपलब्ध है। अच्छा, और वो लाइन ग्रामीण क्षेत्रों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए वो लाइन डाली गई है। एक समय था, मुझे याद आ रहा है विधायक साहब कि आपने एक कार्यक्रम में मुझे ही कहा था कि अगर ब्यावर के लिए चंबल का पानी भी लाना पड़े तो उसमें मैं कितना ही संकोच नहीं करूंगा, तो आपको लगता है वो समय आ गया? नहीं, अभी योजना ही चल रही है, उसकी प्लानिंग चल रही है। जैसे प्रकार भीलवाड़ा को पानी है, भीलवाड़ा को पानी कहाँ से देंगे? बिशनपुर से तो पानी जा नहीं सकता है। बिशनपुर के लिए, भीलवाड़ा के लिए चंबल का पानी की योजना बन रही है सरकार, और वो निश्चित तौर के ऊपर आपने अभी कुछ समय पहले पेपर में भी आया था हमारी सरकार की उपलब्धियों में कि निश्चित भीलवाड़ा से भी उस लाइन को वापस जोड़ करके और बिशनपुर के अंदर डाला जाएगा, ताकि बिशनपुर से अन्य शहरों को भी, जो दौसा तक जाता है पानी, जयपुर तक जा ही रहा है, तो सभी को पानी वहाँ से मिले। यानी आपका ये कहना है कि ब्यावर कभी भी जल के संकट से नहीं जूझेगा? अभी तक की हमारी यही है उम्मीद है, और हर तरफ से हमें पूरा विश्वास है कि ब्यावर को अभी तक जूझा नहीं है और जूझने नहीं देंगे। मुझे विधायक साहब एक गीत याद आ रहा है, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, आप समझ गए होंगे। कुछ लोग जो आपको दोस्त मानते थे वो आज आपको दुश्मन मानने लगे हैं। देखिए, ये उनका सोच हो सकता है। मैंने कभी किसी को, मेरे जीवन में मेरे से कभी किसी को हटाया नहीं है। हो सकता है उनके समय या उनकी कोई आवश्यकता ज़्यादा हो गई हो और कोई बात हो गई हो, अपने मन से कोई दूर हो सकता है, वो उनकी वो जान सकता है, उसका जवाब वही दे पाता है, उसका तो मैं क्या दे पाऊंगा। मेरे जीवन में मैंने कभी किसी को हटाया नहीं है। ये युवा रावत भी आपका विरोध करने लगे हैं, रावत सेना ने तो आपके विरोध में रैली तक निकाल दी है, ये आखिर नाराजगी क्यों? नहीं, देखिए, ऐसा कोई बात है नहीं कि जिस प्रकार रावत सेना से हमारी कोई नाराजगी हो। हमारे रावत समाज में जो परिवार में जन्म लेता है और जन्म से आखिर तक रावत समाज के हमारे पूर्वजों ने एक समाज, राजस्थान रावत राजपूत महासभा का एक गठन कर चुके हैं। उसी के अनुरूप एक युवा मंच भी बना हुआ है। जितने भी जो युवा है और वो निश्चित तौर के ऊपर अपने समाज के लिए अच्छा कार्य करने के लिए लालायित होते हैं, उसका एक मंच बना हुआ है, वो रावत युवा मंच वो बना हुआ है, उसका उपयोग कर सकते हैं। और रावत सेना के अंदर कुछ लोगों ने मिलकर के रावत सेना का बनाया। उस समय में भी मैंने एक ही बात कही थी, हमारी नाराज़गी या उनसे अलग होने का उन्होंने एक मंच बना लिया रावत सेना का। तब मैंने उसी समय में उनसे आग्रह किया था, बनाने वालों से, कि देखिए, आप ब्यावर क्षेत्र के अंदर रावत समाज के लोग को, रावत समाज के व्यक्ति को विधायक बना दिया है और अभी रावत समाज के मंच के ऊपर अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष बने हुए हैं, वो पहले से ही हैं और ब्यावर की जनता ने, जो 36 समाज के लोग रहते हैं ब्यावर में, उन्होंने जवाजा का प्रधान भी रावत बना दिया है, ब्यावर में विधायक रावत बना दिया है। अब आप रावत सेना का गठन करके अन्य समाज वाले लोगों के अंदर गलत मैसेज जाएगा, क्या रावत सेना का गठन हमारे ऊपर किया है क्या? ये बात मेरे अंदर कचोट रही थी, इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप क्यों रावत सेना के लिए बना रहे हो। फिर भी अगर उन्होंने बना लिया है तो मैंने कभी विरोध नहीं किया। ठीक है, अपने आप में जरूर भाई समाज, उनको लोगों ने बना ली तो हम विरोध क्यों करें, लेकिन हमारा सोच उनको समझाने का एक ही था कि ये अन्य समाज वाले लोग इसका बुरा मानेंगे। आज अगर करनी सेना का उन्होंने उदाहरण दिया कि साहब करनी सेना बनी हुई है राजपूतों के अंदर, भाई करनी सेना बनी हुई तो राजपूतों की रक्षा करने के लिए बनी हुई है और फिर क्या साहब देव सेना बनी हुई है, और ये साहब देव सेना बनी हुई है तो गुर्जरों की रक्षा करने के लिए बनी है।
तो आपको भी अगर रावत सेना बनाई है तो रावतों की रक्षा करने के लिए बननी चाहिए, ना कि उसका। जी बिल्कुल, जनता समझ सकती है बिल्कुल ये। बस। लेकिन विधायक साहब, इसलिए मैं तो कभी किसी को दूर रखा नहीं है जी, और रखना भी नहीं चाहता हूं। आज भी हम सबको गले लगाने के लिए तैयार हैं, कल भी तैयार थे और भविष्य में भी हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन विधायक साहब, जो आपके करीबी रहे विदुर्दी खेमे के जो लोग हैं, जो एक समय था जो आपके साथ दिन रात चलते थे, कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज वो आपको लगता है कि क्या वो आपके कंधे पर चढ़ने लगे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। मैं आज भी उनके साथ में रहने के लिए तैयार हूँ। बस पहल कौन करे? नहीं, ऐसे भी नहीं है, पहल हमारी तरफ से भी सही है जी। हम तो कल भी बुला रहे थे, आज भी बुला रहे हैं। वो आना नहीं चाहते। अब देखो, वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है। जी, आपकी ओर से स्वागत है। हमारी तरफ से पहले भी स्वागत था, आज भी स्वागत है, कल भी रहेगा। जी। लेकिन विधायक साहब, इस उम्र में आप जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, इतने फिट रहते हैं, ये आपकी फिटनेस का मुख्य राज क्या है? देखिए, योग और अपने आप में शुद्ध रहना, अपने आप में चुस्त रहना और हमेशा अच्छे ज्ञान की बात सोच करके और जनता के प्रति अच्छी विचार रखना, यही आपको एक्टिव बनाती है। ठीक है। जब आप राजनीति का कार्य करते हैं, उसके अलावा जब फुर्सत के लम्हों में आप होते हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं, क्या पसंद है आपको? नहीं, हमेशा फुर्सत तो कभी रहती नहीं है। अच्छा। हमेशा निश्चित तौर के ऊपर जनता के लिए, हम ब्यावर क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हमेशा विचारणीय बिंदु चलते रहते हैं। सब लोगों की भावनाएं जान करके हम आगे के लिए कोई न कोई नई बात सोचते रहते हैं, यही हमारा रहता है। विधायक साहब, विपक्ष आप पर आरोप लगाता रहा है कि आपके कार्यकाल में ब्यावर विधानसभा में अतिक्रमण की भरमार हुई है, भ्रष्टाचार चरम तक पहुंचा है, तो आप विपक्ष के इन आरोपों को कितना सही मानते हैं? देखिए, अतिक्रमणों का जो मामला है जी, अतिक्रमणों को ब्यावर शहर के अंदर नगर परिषद का काम होता है और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों का काम होता है। अतिक्रमण कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ नहीं बढ़ रहा है, उसको हटाने का काम नगर परिषद के अंदर नगर परिषद करती है और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत करती है। ये उनका क्षेत्राधिकार का मैटर होता है। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार जो करता है वो भरता है। इसमें कानूनी प्रक्रिया होती है, इसमें कानून किसी के ऊपर कानूनी प्रक्रिया में जो दायरे में होता है वो काम होते हैं। निश्चित तौर के ऊपर ऐसा कोई नहीं है कि आज ही कोई ऐसा कोई भ्रष्टाचार हो गया और कई भ्रष्टाचार नहीं हुए। हम तो हमारी सरकार की टाइम में भ्रष्टाचार को, किसी को भ्रष्टाचार को लगाम लगाने का कोई काम किया है तो इस सरकार की टाइम में हुआ है। पहले की सरकार की टाइम में ये भी हुआ करता था, देश का प्रधानमंत्री आकर के वो बोलते थे कि निश्चित साहब हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा यहाँ पहुँचता है, तो 85 पैसे तो वो खुद भी स्वीकार करते थे जी कि साहब ये रास्ते में ही रुक जाते हैं। अब वो कहाँ रास्ते में रुकते थे, अब आप खुद समझ सकते हैं। जी। तो ये भ्रष्टाचार नहीं था तो क्या था? इसका मतलब 85% भ्रष्टाचार की भेंट जाता। आज राजस्थान की सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा जी ने और देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, कि 1 रुपया वहाँ से भेजता तो 1 रुपया उसके खाते में पहुँचता है, पूरा का पूरा 100 का 100 पैसा उसके खाते में पहुँचता है। ये एक भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने का काम हमारी सरकार ने किया। विधायक साहब, सभापति रिश्वत प्रकरण के छींटे भाजपा पर भी उछले हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा के ऊपर सीटें नहीं उछल सकते, किसी व्यक्ति का ऊपर हो सकता है। और उसमें भी हम कैसे मान सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार था या कोई षड्यंत्र था? ये सरकार की, इसलिए मैंने पहले ही निवेदन किया है कि ये हम नहीं मान सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार है या नहीं है। ये सरकार की प्रक्रिया है, निश्चित तौर पर जांच का दायरा का मैटर है, उसमें जांच चालू है, जो निश्चित दूध का दूध और पानी का पानी होगा। विपक्ष ने तो आपको बहुत जमकर घेरा है, ऐसे विपक्ष यहाँ तक तो आपको कैप्टन तक बता दिया, आका तक बता दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका सोच हो सकता है जी, वो उनका सोच हो सकता है, बताने के लिए कुछ भी कह सकता है, लेकिन सच सच रहता है और झूठ झूठ होता है। आपको क्या लगता है सभापति मामला जो है वो एक षड्यंत्र मात्र है? देखिए, षड्यंत्र तो दुनिया जानने लगी है जी। जिस जगह पर फंसाने वाले व्यक्ति ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर के प्रत्याशी के जब दायरे में आ जाता है तो हमें कहने की जरूरत कहाँ होती है। दुनिया सब समझती है कि आखिर कहाँ हुआ है, किसको कहाँ बलि चढ़ानी, किसकी बलि लें, तो ये उनका काम होता है।
जी, निश्चित तौर पर। ठीक है, मगरी क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत ये क्षेत्र माना जाता है। जी। विपक्ष का ये भी आरोप है कि आपके कार्यकाल में पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया गया, क्या आप सहमत हैं? नहीं, इस बात से मैं तो सहमत नहीं हूँ, जी। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, पर्यटन की दृष्टि से जितना आगे बढ़ाने का काम, जिस प्रकार आज पर्यटन के स्थल के रूप में निश्चित हमारे नीलकंठ महादेव, जो हमारे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में बूतरा जी जो विधायक थे, उस टाइम में भी नीलकंठ के अंदर अच्छा विकास हुआ है जी। और हमने भी वहाँ पर जितना बन सकता है अच्छा काम करने के लिए कोशिश की है। रोड बनाने का काम हो, लाइट की व्यवस्था में हो, और भी मंदिर बनवाने का काम हो, हमारे पूरा काम नीलकंठ के अंदर अच्छा काम किया है। नीलकंठ के अंदर मेरे मातेश्री में मेरी आस्था है। हमारे पूर्व दादाजी ने वहाँ मूर्ति बढ़ाई थी, उस जगह पर अभी मंदिर तैयार हुआ है, वो उन्हीं की माता जी की कृपा से हुआ, हमारा कुछ नहीं गया वहाँ। जी जी, हमने कुछ नहीं ले गया, वो सब माता जी ने अपना मंदिर बनाया है। उसके साथ में कोहड़ा के लिए हैं तो रोड मेगा हाईवे के रूप में वहाँ पहुँचा है जी। आगे मांगड़ जी महाराज के लिए रास्ता है, वो भी एक तरह का पर्यटन स्थल के रूप में ही है। और मांगड़ जी महाराज के ऊपर मुझे बहुत खुशी है कि वहाँ पर पैदल यात्रा करने के लिए रात्रि के टाइम लोग लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचते हैं। उनके लिए भी हमने एक ये वन पथ के रूप में ऊपर रोड के लिए निकाला है और पूरे के पूरे प्रयास रखते हैं वहाँ पर जितना विकास हो सके वो भी करवाने के लिए कर रहे हैं। नीलकंठ महादेव नहीं, दुधालेश्वर महादेव के लिए रोड को भी हमने चौड़ाईकरण के लिए पूरा प्रस्ताव पास कराने के लिए किया है। और टाटगढ़ के से दुधालेश्वर के लिए 6 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर की दूरी को घटाकर सिर्फ 6 और 7 किलोमीटर की दूरी में अब दुधालेश्वर पहुँच सकते हैं। वो भी रोड एकदम प्लेन बढ़िया रोड डामरीकरण का हो गया है तैयार। और दूसरा कातर घाटी वाला रोड भी जो है वो भी बन करके तैयार हो रहा है। तो ये पर्यटन की दृष्टि से उनको बढ़ावा देने का ही काम है। और निश्चित तौर के ऊपर टाटगढ़ भी एक सरकार के पास में हमारा प्रस्ताव बना करके यहाँ से हमने भेजा भी है कि पर्यटन की दृष्टि से जब भी उसके दायरे में आएगा उसी को पर्यटन घोषित करती है सरकार। ठीक है, विधायक साहब से सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आशीर्वाद सिटी, द प्राइड ऑफ ब्यावर। तो विधायक शंकर सिंह रावत से सवालों का सिलसिला जारी है, पुनः सवाल शुरू करते हैं। विधायक साहब, मेरा आपसे पुनः सवाल है। जी सर। आपकी नजर में ब्यावर विधानसभा की वो समस्याएं जो आज भी बरकरार है? देखिए, ऐसी कोई समस्या तो जिस प्रकार शहर का दायरा बढ़ता जाता है और जनसंख्या बढ़ती है और कॉलोनियाँ भी अलग से विकसित होती है, वहाँ पर निश्चित तौर के ऊपर सभी आवश्यकताएं बढ़ती है। रोड बनाने की है, पाइपलाइन पानी डालने के लिए पाइपलाइनों का है, बिजली के लिए है। तो इसलिए निश्चित तौर के ऊपर उस समस्याओं का भी समय समय के ऊपर हम उसका हल करते हैं। और जहाँ नहीं बनती है कॉलोनियाँ, वहाँ पर वो समस्या बरकरार रहती है, उसका भी समाधान करने के लिए पूरा प्रयास हमेशा करते हैं उसका। विधायक साहब, आपके पहले कार्यकाल में आपने खेल स्टेडियम बनाया जी। करीब प्रथम चरण में 80 लाख रुपए खर्च किए गए जी। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखें तो एक भी खेल खेलने लायक उसकी स्थिति नहीं है। देखिए साहब, आज भी उसमें हमने पैसे मंगवाए हैं सरकार से और नया एक भवन बन करके भी वो तैयार हुआ है। और उसमें अभी वर्तमान में विधायक कोटे से भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बड़ी प्रतिमा वहाँ लगे, उसका निर्माण कार्य चालू है। अच्छा, उसका स्टैचू बन रहा है। अच्छा। और वो बन करके उसके ऊपर घोड़े पर सवार सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा, जो हाईवे पर गाड़ी निकलती हुई को भी उसको नज़र आएगा कि ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी के अंदर, क्योंकि ये ज़्यादातर जनसंख्या उसी के वंशज से हैं, तो निश्चित तौर पर उसकी प्रतिमा लगनी चाहिए। ये मेरे मन की इच्छा थी, वो भी वहाँ पूरी होनी चाहिए। और क्योंकि इसका नामकरण भी जो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से हमने इसीलिए पिछले कार्यकाल में रखवा था और ये उसी के नाम से बजट पास हुआ है और उसी के नाम से उनकी मूर्ति का भी अभी काम चालू है। क्योंकि इसलिए उसके विकास को हमने छोड़ा नहीं है जी। निश्चित तौर के ऊपर जितने सुविधाएं उसमें होनी चाहिए वो पूरी नहीं हुई है, मैं इस बात से सहमत हूँ और उसको भी पूरी करवाएंगे। यानी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, खेल प्रतिभाओं को जो इस खेल स्टेडियम के अंदर जो आवश्यकताएं होनी चाहिए वो सारी की सारी इसमें पूरी करवाएंगे। मैं दूसरी समस्या की ओर आपका ध्यान ले जाना जी, चाहूँगा कि मुख्य पाली बाजार
अतिक्रमण से भरा हुआ है, बेतरतीब पार्किंग है, हाथ ठेले वाले, सब्जी चालक है, इनके लिए स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। आपसे उम्मीद थी कि आप इसका समाधान निकालेंगे, लेकिन स्थायी हल निकल नहीं पाया अब तक। देखिए साहब, उसको भी करने के लिए जब जब जो समस्या सामने आती है उस समस्याओं का सामना करके उसका हल निकालने के भी हम पूरे प्रयास करते हैं। जिस प्रकार अतिक्रमण के रूप में ठेलों का है वो व्यवस्था में है, तो आज की जनसंख्या में जो लोग बेरोजगार हैं वो निश्चित तौर पर ठेला लेकर के सब्जी लगाने के लिए कोई माता बहन वो भी बैठ जाती है, तो उसमें भी सुधार करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें ये हो जाता है कि 2 को हटाया, 4 आके बैठ गए, 10 को हटाया, और उसमें कानून भी अपना काम करता है और ट्रैफिक वाले वो भी हटाने का काम करते हैं, कुछ बैठ जाते हैं, तो स्थायी समस्या नहीं है। और कोई भी अगर ऐसी स्थायी समस्या होती है जिस प्रकार कोई निर्माण के लिए है, कोई नालों की है या और कोई रुकावट हो जाती है, तो उसमें भी निश्चित तौर के ऊपर हम पूरा ध्यान रखते हैं और उसमें करवाते हैं। आपको लगता है इसका स्थायी हल निकल पाएगा किस चीज़ का? भविष्य में पाली बाजार की जो स्थिति देखने को मिलती है। नहीं, पाली बाजार की ऐसे मुख्य समस्याओं में तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई समस्या है नहीं जिस वजह से कोई वो व्यापार पर इफेक्ट पड़ रहा हो या और कोई उसकी वजह से आम जनता को कोई असुविधा हो रही हो। यूँ तो एक हवा बना रखते हैं साहब, और साहब बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। मैं समझता हूँ उसमें कोई समस्या की बात कोई बताएं मुख्य रूप से, साहब यहाँ पानी नहीं आ रहा है, इस जगह पर बिजली नहीं आ रही है, इस जगह पर कोई परेशानी हो रही है, वो एक स्थायी समस्या का मामला होता है। मैं समझता हूँ स्थायी समस्या कोई बताएंगे निश्चित तौर के ऊपर। अभी मेरे कुछ टाइम पहले मैंने 2 महीने पहले मुझे बताया कि साहब वो नाला एक चौक होने की वजह से बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई थी कि साहब पाली बाजार के बहुत मुख्य सब हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्होंने भी एक बहुत ही एक उग्र रूप से उन्होंने बात की कि समस्या का तुरंत समाधान होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मुझे कहने के बाद में सप्ताह भर भी नहीं लगातार उसकी समस्या नाला भी बन गया, कंप्लीट हो गया। और कुछ जो केबलें डालने वाले हैं ये एक नई परेशानी खड़ी कर देते हैं, क्योंकि केबल डालने का केबल डालनी भी जरूरी होती है जी। कई जगह पर पानी की लाइन डालनी भी जरूरी होती है, जैसे सीवरेज वाला का काम चल रहा है तो सीवरेज वाले समस्या नहीं होती है वहाँ नहीं पैदा कर देते हैं। इसलिए हमने उनको काम भाई जब जितना खोदते हो आप सीवरेज लाइन डालनी है, लाइनें भी डालनी बहुत जरूरी है। अगर लाइनें नहीं डलेगी तो शहर में सुविधाएं कैसी होगी जी। तो निश्चित तौर के ऊपर उसके लिए परेशानी होती है और फिर उस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी आपकी लाइन डाल दी, तुरंत उसको वापस रोड है तो रोड बनाइए और जो भी मतलब जैसे पहले रोड थी वैसी जगह वापस ऐसे ही कंप्लीट बनाइए। ये काम प्रक्रिया चालू है। लेकिन विधायक साहब, जैसे पूरे बाजार के भीतर देखा जाता है कि हर बार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन हर बार स्थिति जस की तस बन जाती है। उसका साफ कारण है कि जितने भी हाथ ठेले वाले हैं, जो सब्जी चालक बैठते हैं, इनको कभी तक स्थायी हल नहीं मिला, कभी कोई इनको स्थान नहीं मिला जहाँ पे इन्हें बैठाया जाए, जोन बनाया जा सके। इनको हम कई बार हटाते भी हैं, दूसरी जगह स्थायी देते भी हैं, लेकिन वो फिर भी थोड़े दिन वहाँ रहेंगे, उसके बाद फिर वापस उठ करके वहाँ आ जाएंगे। तो ये समस्या होती है और स्थायी एक साथ में है नहीं कि साहब स्थायी समस्या है, ये तो अस्थायी है के रूप में। अच्छा। और मैं समझता हूँ ऐसे कोई परमानेंटली ऐसे कोई स्थायी समस्या है नहीं। ठीक है। समस्या ब्यावर शहर में ब्यावर विधानसभा के लिए सतपुलिया विस्तारीकरण गौरव पथ वास्तव में जनहितकारी योजना है जी, लेकिन तय समय के मुताबिक जब इसे पूरा होना चाहिए था तब ये पूरी नहीं हुई, आज तक चली आ रही है, अधर में लटकी हुई। तो क्या लगता है कि ये पूरी होगी या अधर में ही लटकी रहेगी? देखिए, सतपुलिया का काम निश्चित तौर पर पिलर तैयार खड़े हो गए हैं और आधे पिलर बन चुके हैं और उसके बाद में सतपुलिया वो अपने गौरव पथ का काम भी जो है 6 लाइन गौरव पथ ब्यावर में पहली बार बन रहा है। उसके लिए भी समस्या इस प्रकार की आती है कि जो अतिक्रमण के रूप में जिन्होंने कब्जा कर रखे हैं उसके कब्जे हटाने में टाइम लगी। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा अतिक्रमण के रूप में बिजली वालों ने जो खंबे इस प्रकार बगीचा लगा रखा हो, चारों तरफ खंबे लगे हुए हैं झूले, और उसको भी हमने कंट्रोल करने के लिए उसको हटाने की कार्रवाई की तो 1.5 करोड़ का उसका बजट आया। अब 2.5 करोड़ रुपए सरकार से हमने उसके लिए पास करवाए पहले बजट में, दोबारा तो और हुआ, लेकिन पहले बजट में 2.5 करोड़ के अंदर आप 1.5 करोड़ रुपए तो उसके लाइनों को हटा लोगे दे दोगे तो 1 करोड़ में क्या काम हो पाएगा। तो हमने सरकार से काफ़ी समय तक वो कम से कम 6 महीने उसके अंदर निकल गए, बातचीत और झगड़ा विवाद करते हुए भी सरकार के साथ में उन्होंने बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ी है। अच्छा। और निश्चित तौर के ऊपर सरकार ने हमारी सरकार से हमने उनको मनाना बड़ा भारी होता है, मना करके भी हमने उसके ऊपर बजट लिया, स्वीकृति आखिर वही करवाया, कम पैसों के अंदर
वो कैसे वो लाइनें हटे और शिफ्ट कराने का काम हमने पूरा किया, उसमें थोड़ा समय लगा है, मैं मानता हूँ। जी विधायक साहब, अब वो लाइनें हट गई है और निश्चित तौर के ऊपर काम प्रगति पर है, आज बहुत जल्दी काम हो जाएगा। आप प्रधान रहे, सरपंच रहे, मंडल अध्यक्ष रहे, 2 बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतकर विधायक भी रहे जी। अब फिर आप टिकट की राह पर निकल पड़े हैं जी। आप अपनी जीत का आधार क्या मानते हैं? जीत का आधार ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते और कमल के फूल से आम जनता का प्यार है, इसलिए मुझे पूरी आशा है कि निश्चित तौर के ऊपर इसी से प्रकार से हमारी जीत होती है। और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और आम जनता भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में देख करके हम भी उसी प्रकार कार्यकर्ता हैं। तो विधायक साहब, अगर मान लीजिए आप विधायक बन जाते हैं जी, तो ब्यावर विधानसभा की प्रमुख 3 प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेगी? सबसे पहले देखिए, प्राथमिकताओं में निश्चित तौर के ऊपर जिन कॉलोनियों में जो सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, रोड की हो, बिजली की हो, पानी की हो, इनको हम प्राथमिकता के तौर पर पहुंचाने का काम करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव और ढाणी के अंदर ये तीनों सुविधाएं बिजली, पानी, सड़क ठेठ तक हर जगह पर पहुंचे, ये प्राथमिकता की सुविधाएं रहेगी। दूसरी और तीसरी, आम जनता की जो एक मन की आवाज़ है, जिसका नाम लेने भी आप सब जनता समझ चुके हैं, वो मन में है, उसको पूरी करवाएंगे। ब्यावर जिला बने हैं, उसको पूरा कर ही ठानेंगे, निश्चित बनाएंगे। विधायक साहब, दुनिया बदलते रहने का नाम है जी। और राजनीति में भी ऐसा ही होता है। जैसे जयप्रकाश जी ने लालू यादव को आगे बढ़ाया है, ऐसा राजनीति में होता है, कई उदाहरण सामने हैं। क्या आपकी भी कोई ख्वाहिश है कि राजनीति में आपका कोई वारिस बने? नहीं, वो तो हमेशा होता है, प्रक्रिया है वो तो। मैं चाहूँ तो भी बनेगा, नहीं चाहूँ तो भी बनेगा, ऐसा नहीं होता है। किसको आप वारिस बनाना किसी का ठेका नहीं होता है, तो कोई व्यक्ति का नाम नहीं होता है। अच्छे काम करने वाले ऑटोमेटिक आगे बढ़ते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आप एक बहुत सफल राजनेता भी माने जाते हैं। प्रदेश नेतृत्व भी ये बात मानता है कि शंकर सिंह रावत का कोई तोड़ नहीं है, कई मंत्री लोग भी ऐसा कहते हैं। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ, वो मानते हैं, उनका बड़प्पन है। विधायक साहब, आपका राजनीतिक गुरु कौन है? राजनीतिक गुरु तो देखिए साहब, अभी इस दुनिया में भी नहीं है जी। लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा रहे हैं जी। और निश्चित तौर के ऊपर रहता है। यही पार्टी में, हमारे जो पार्टी में अच्छे काम करने वाले लोग हमें भी सिखाया और हमें भी उस पार्टी के अंदर लाए, और निश्चित तौर के ऊपर हमें भी इस पार्टी में रह कर के भी अपने आप में खुशी है कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये इस बात का भी गर्व है कि राष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के हम सदस्य हैं, इस बात का गर्व है जी। विधायक साहब, आपने 10 साल तक ब्यावर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया जी। इन 10 सालों के भीतर में जितने भी गंभीर समस्याएं आई, इन समस्याओं पर आप चिंतन कैसे करते हैं? नहीं, ऐसी कोई गंभीर समस्या तो मुझे दिखी नहीं जो एक बहुत ही जटिल हो सकता है मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी समस्या मेरे सामने अभी तक ऐसी कोई आई नहीं है। और निश्चित तो ईश्वर का भी ऊपर आशीर्वाद रहता है कि ब्यावर शहर में कभी भी ऐसी कोई समस्या का सामना करना नहीं पड़ा जी। विधायक साहब, मैं याद दिलाना चाहूँगा आपको 6 दिसंबर 1992 की बात जी। एक समय था जब राम जन्मभूमि बड़ा एक बहुत प्रमुख मुद्दा बन गया था। हर बार चुनावों में ये मुद्दा प्रमुखता से आता है जी। आपने भी अयोध्या जाकर 11 सदस्यीय दल को वहां पर ले जाकर एक प्रमुख भागीदारी निभाई थी जी। वो क्या है मसला पूरा? देखिए साहब, जब मैं जवाजा मंडल का अध्यक्ष बना था 90-91 में, तो भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बना जवाजा का, और पहले बार जब जवानी का जोश भी रहता है और उस समय के ऊपर निश्चित पार्टी जो निर्देश देती थी, हम एक सिपाही के रूप में तत्परता से उसको करते थे। जिस प्रकार हमारे को पार्टी ने निर्देश दिया और हमारे दल ने कि 6 दिसंबर को पहले वो अयोध्या पहुंचना है, और निश्चित तौर के ऊपर हम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, उस समय में काफ़ी रास्ताओं को रोकने के लिए भी उन्होंने प्लानिंग बना ली थी कि 6 दिसंबर को नहीं पहुंचने देना है। तो हम लोग नवंबर में ही 20 नवंबर को वहाँ पहुँच गए थे अयोध्या ट्रेन से। हमारे साथ में आदरणीय जो डॉक्टर साहब समाशील जी गुप्त उसी डिब्बे में थे, ट्रेन के डिब्बे में, जिस डिब्बे में वो भी बैठे थे, हम भी उस टाइम में मंडल अध्यक्ष ब्यावर के हरिकिशन तिलोकन जी थे, वो भी उनके पूरे
ब्यावर मंडल वाला, एक ही मंडल था उस टाइम में, और ब्यावर मंडल के साथ में बैठ करके वो भी जत्था लेके गए थे। जेवाजा के हम 11 आदमी का जत्था मैं भी लेकर के आया था। एक ही ट्रेन के डिब्बे में यहाँ बिहार से ब्यावर में चढ़े और अयोध्या तक सफ़र तय किया। 20 नवंबर को हम वहाँ पहुँच गए और पहुँचने के बाद वहाँ आराम से वहाँ रहने लगे। और मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी कि जिस जगह पर जो लाखों आदमी एक साथ में भोजन करना, जी, उस लाइन में राजस्थान का एक लंगर लगा हुआ था उसमें लाइनें, राजस्थान की 5 लाइनें लगी हुई है और 5 लाइनों में कम से कम 200 500 आदमी की लाइनें लगी रहती है। और अपनी अपनी थाली, बर्तन, कटोरी साथ में चम्मच लेकर के उस लाइन में आदमी छोटा हो चाहे बड़ा हो उसी लाइन में रह करके और भोजन अपना लेकर के और भोजन करते थे। वो आनंद का एक और हुआ जाता है। जी, ऐसी जगह पर हम पहुँचे और 6 दिसंबर के दिन जो देश के ऊपर एक कलंक के रूप में, जो राम जन्मभूमि के स्थान के ऊपर एक विवादित ढांचा के रूप में जो था, उसको गिराने में हम सबको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें हम सब पहुँचे, मुझे बहुत खुशी है इस बात। जी विधायक साहब, आपके सपनों का ब्यावर कैसा होना चाहिए? ब्यावर अच्छा होना चाहिए और जो अन्य शहरों की बनस्पत ब्यावर की भी एक अलग पहचान हमेशा रही है और हमेशा बरकरार रहे। और एक छोटी सी जो उसके अंदर नाम लगना बाकी है कि हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर राजस्थान के अंदर एक ज़िलों की सूची में ब्यावर भी एक ज़िले के रूप में वहाँ, ये मेरे सपने में निश्चित है। जी विधायक साहब, चूँकि सभी ब्यावर जानना जिला चाहते रहे, हैं, इस बात का एक सपना सभी जानना चाहते हैं क्योंकि आप मस्त मौला हैं। कोई आपकी पसंदीदा कोई फिल्म, कोई ऐसा गीत जो आपको बेहद पसंद हो? नहीं, ऐसी ये फिल्मों का मुझे शुरू से ही शौक नहीं रहा है। जी जी। तो आप जैसे जयपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो गाड़ी में हमने सुना है कि बहुत पसंदीदा आपके कुछ गीत हैं जो आप वो तो देखिए पुरानी फिल्म के जितने गाने कोई मिल जाते हैं तो उसका टाइम पास के रूप में हम चालू कर देते हैं उसमें सुनने का। और भक्ति भाव के जितने जो अदा होते हैं वो उसमें मेरी रुचि थोड़ी ज़्यादा रहती है। जी जी जी। विधायक साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जी ब्यावर विधानसभा की जनता के नाम आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ब्यावर जनता के नाम पर जिस प्रकार इस समय में जो सरकार चल रही है वो सरकार हमेशा चलती रहे। आज जिस प्रकार हम राजस्थान की बात नहीं करें, पूरे देश जो जिस संकट से जूझ रहा था, जी। हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या वही थी, हिंदुस्तान की सेना भी वही थी, कल हथियार भी हिंदुस्तान में पहले भी वही थे और आज भी वही हैं, जनता भी वही थी, लेकिन नेतृत्व जो था वो एक कांग्रेस के हाथ में था और अभी ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। इतना ही अंतर था। और उस अंतर के रूप में जिस प्रकार पेपर जो आते थे सारे रंगे हुए आते थे, हिंदुस्तान को धमकी दिए पाकिस्तान ने, ठीक तरह से रहो अन्यथा अटैक कर देंगे, वार कर देंगे। तो उस समय को देखते हुए जी। जो आज सुधार हुआ है, उस समय में हिंदुस्तान की 5-5 की गर्दनें काट करके भी और पाकिस्तान ले जाती थी। और हमारे प्रधानमंत्री कभी चूं तक नहीं बोल सकते थे, हम गोली का ऑर्डर फौज को देते नहीं थे, आप वार मत करना, अभी मैं जाकर के पाकिस्तान से वार्ता करूंगा। उनके सामने पता नहीं क्या नतमस्तक करते होंगे वो, उनकी वो जान सकते हैं, हम नहीं कह पाते हैं। लेकिन किन शब्दों में उनके साथ में जाकर के बात करते थे तो बड़े शर्म की बात होती है। और आज हिंदुस्तान में जन्मा हुआ बच्चा वो गर्व से कह सकता है किसी देश की हिम्मत नहीं है जो हिंदुस्तान के ऊपर नज़र उठाने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान वार करने का नाम भूल गया है। और कोई भी देश विदेश, आज अमेरिका वीज़ा नहीं देता था, आज अमेरिका पलक पावड़े बिछा करके प्रधानमंत्री के लिए आगे तैयार होते हैं नतमस्तक, और मोदी जी के नाम से दुनिया में वहाँ चुनाव जीत जाते हैं। हमें इस बात का गर्व होता है। काम तो सारे होते रहते हैं जीवन के अंदर जी। लेकिन सबसे बड़ा हमें गर्व होता है कि हिंदुस्तान का अगर कई शर्म से और उसकी इज्जत बढ़ाई है दूसरे देशों के ऊपर, वो आज तक इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं बढ़ाई। इसलिए ऐसे गौरव को हम खोना नहीं चाहते हैं और हिंदुस्तान का हर बच्चा उसको देखना चाहता है। मैं एक सबसे बड़ी बात ये कहूँ कि जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी का इसके लिए हमारी पार्टी ने जो चयन करना था कि हमारे देश में हमारा देश का नेतृत्व किन के हाथों में हो, किसको प्रोजेक्ट किया जाए प्रधानमंत्री के रूप में जी। वो जब चयन हो रहा था, मैं किसी कार्य के लिए, मेरे व्यक्तिगत कार्यों के लिए मैं कानपुर गया हुआ था जी। और कानपुर से जो लोग
8-10 MLA अलग अलग स्टेट के थे, वो हम सब साथ में एक जगह बैठे थे, किसी काम के लिए गए थे और वहाँ लाइन में जब बैठे हुए थे वेटिंग में, हम लोगों का 1 घंटा हमारे को निकालना था, भाई ये भी 1 घंटे का इंतजार है, तो आपस में बातचीत करने लग गए थे। उस जगह पर झारखंड के 2 विधायक वो भी हमारे साथ में थे। वहाँ पर एक त्रासदी हुई थी और काफ़ी पानी की त्रासदी में नुकसान भी हुआ, जनता का नुकसान भी हुआ, सब कुछ हुआ। वो सब बातों को मैं जानने के लिए इच्छुक हुआ, आप झारखंड से हैं कि हाँ, और क्या हम उनसे बात करके हमने जब ये पूछा तो उन्होंने उनकी बात कही, ये कही, फिर मेरे को भी पूछा तो भाई आपको उनका परिचय में उनको मालूम पड़ा भाई ये भी विधायक हैं, वो भी विधायक है। तो यार अभी आपकी पार्टी बीजेपी से मैं एक ही था और वो सारे कांग्रेस से थे, तो उन्होंने एक सवाल किया था कि साहब आपकी पार्टी अगर मोदी जी को प्रोजेक्ट करती है प्रधानमंत्री के लिए तो हम लोग भी इसको वोट देंगे। अच्छा, हकीकत बता रहा हूँ जी, मैं कसम लेकर कह सकता हूँ, कभी झूठ नहीं सुना। मैंने कहा यार आप कांग्रेस के हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है आप कैसे वोट दोगे, ये तो आप मुझे बात लगी नहीं अच्छी कि नहीं। उसके अंदर कला है और हिंदुओं की रक्षा करने के लिए और देश को एक रखने के लिए जो कला नरेंद्र मोदी जी में है वो कला दूसरे में नहीं है। इसलिए हम भी है एक बार उनको प्रधानमंत्री निश्चित तौर के ऊपर देखना चाहते हैं और हम लोग भी उनको वोट देंगे। और आज उनके नेतृत्व में यूपी के अंदर इतिहास में इतनी सीटें नहीं आई, उतनी सीटें जीत करके आई। और जैसे उनको प्रोजेक्ट किया है, जहाँ से सीटें नहीं आनी थी वहाँ उस देशों से भी सीटें आई है। हमें गर्व है कि हमारे देश की रक्षा करने वाला ऐसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो विधायक साहब, प्रधानमंत्री देश की रक्षा करने में सक्षम हैं जी, आप भी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं जी। अगर सिपाही होने के नाते यदि कभी आपको बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो पाकिस्तान को कैसे निपटा सकते हैं अपन? निश्चित तौर के ऊपर हमारा जो फौजी काम करते हैं वही काम हमें करना पड़ेगा जी, और इसमें निपटाने में पीछे नहीं रहेंगे जी। तो ये विधायक शंकर सिंह रावत थे जिन्होंने बहुत ही फौलादी हौसलों के साथ में राजनीतिक घमासान में अपनी बुलंदियों को जिंदा किया। तो विधायक शंकर सिंह रावत साहब, आपका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार कार्यक्रम खास मुलाकात में, और खास तौर पर पूरी जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि खास मुलाकात के प्रथम चरण की इस अंतिम कड़ी में आपसे आज इस कार्यक्रम के जरिए विदा लेना चाहेंगे। और इसी तरह अलग अलग समय पर ऐसे कार्यक्रम आपके लिए हम लेते आते रहेंगे। और खास तौर पर आशीर्वाद सिटी परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक अच्छी राजनीतिक सोच के साथ में ब्यावर शहरवासियों को एक नई सौगात दी, ग्रामीण वासियों को नई सौगात दी। तो एक बार पुनः विधायक साहब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा कीमती समय हमारे परिवार के लिए निकाला। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सब देखने वालों को सबको मेरी तरफ से प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जनता। फिर आपसे मुलाकात होगी, फिलहाल आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।